चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। ठीक है प्यारे सर, तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12। ठीक है, 12 क्या बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम जो है हम लोग भूगोल सब्जेक्ट करने वाला है। और भूगोल सब्जेक्ट का जो है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप जो है हम लोग VVI सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जो सीधे और सीधे जो है आपके बोर्ड लेवल में एग्जाम में ठीक है पूछे जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ सेलेक्ट किया गया है जो बोर्ड लेवल में पूरी पूछने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ आपको चुना गया है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स के लिए आपको क्या है, क्रैश कोर्स के लिए क्या होना 6200590457 इस नंबर पर आपको क्रैश कोर्स लेना। यदि आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, और जो है जो परिभाषा दिया गया बहुत ही सरल परिभाषा है। डेली क्लासेस आपको जब 9 बजे होती है, पढ़ना पहले साथियों अभी वही है जो आपके एग्जाम में पूछ जाए, सिर्फ अभी पढ़ना आपको वही है। ठीक है, इसी के साथ जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्रैश कोर्स या नोट्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए या जो है नोट्स है, इनके लिए आपको कॉल करना है। इन नंबर पर आपको कॉल सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके जो आप क्रैश कोर्स या नोट्स जो आप आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट में। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग आ चुके हैं इस सब्जेक्ट का जो है यानी सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या, मेगा सिटी क्या है। ठीक है, आपको मेगा सिटी के बारे में डिफाइन करना है। मेगा सिटी क्या है, इसको डिफाइन करना है, इसका परिभाषा देना है। तो मेगा सिटी का अर्थ एक जो है विशाल नगर है। जो मेगा सिटी उसका अर्थ क्या होता है, एक बड़ा सा शहर, जिसको हम लोग क्या बड़ा सा शहर कह सकते हैं या बड़ा सा क्या सकते हैं नगर कह सकते हैं। तो नगर कहते हैं इसके जो है, इसे बोले विश्व नगरीय भी कहते हैं। और मेगा जो शहर होते हैं उसको विश्व नगरी भी कहते हैं। किसको, मेगा शहर को हम लोग क्या होता है विश्व नगरी भी कहते हैं। यह बड़ा जो है महानगर प्रदेश बोला में होता है। ये जो बड़ा बड़ा नगर होता है और जो महानगर होता है ये किसमें होता है, महाप्रदेश में होता है। और मेगा सिटी के मुख्य जो नगर है, जो मेगा सिटी उसके मुख्य नगर है, मुख्य नगर और उपनगर को मिलाकर हम लोग जनसंख्या को 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से अधिक होती है। क्या बोले कि मेगा सिटी जो होती है, मेगा सिटी के मुख्य नगर होते हैं या फिर उपनगर, मुख्य नगर या उपनगर जो है उसकी जनसंख्या को मिलाकर जो है क्या होना चाहिए, 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तभी हम उस शहर को क्या कर सकते हैं, मेगा जो है सिटी कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रह ठीक है तकनीक क्या है, अगला क्वेश्चन आपके आ चुका है कि वर्षा जल संग्रह जो तकनीक जो है ये क्या है। ठीक है, इस पर आपको डिफाइन करना है, इस पर आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है प्यारे साथियों, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके जो है एग्जाम लेवल में पूछाने पूरी की पूरी संभावना जो है आपके एग्जाम लेवल में पूछने की संभावना है। ठीक है, वर्षा जल संग्रह जो है तकनीक क्या है, क्वेश्चन क्या है, वर्षा जल संग्रह जो है तकनीक क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए, वर्षा जल संग्रह जो है का मतलब है बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से, जो वर्षा के पानी होता है या बारिश के जो पानी होता है उससे विभिन्न तरीकों से ठीक है बोला संचित करना। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके से उसको संचित करना, अलग अलग तरीके से उसको बचाना। ठीक है, बचाना जैसे तालाब या झील के अलावा जो है जमीन के नीचे बनाए गए जो है टैंक, ठीक है, के जरिए भी हम लोग क्या वर्षा जल को संचित किया जा सकता है। बोला वर्षा के जल हो जाए, वर्षा के जल को हम झील और तालाब से भी संचित कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग क्या जो जमीन के अंदर जो टैंक बना के थी उसको क्या वर्षा के जल को संचित कर सकते हैं। ठीक है, इस पानी का उपयोग जो है मतलब बागवानी में सिंचाई के लिए जो ठीक है आसानी से किया जा सकता है। बागवानी के लिए और सिंचाई के लिए हम क्या इस पानी का उपयोग जो है आसानी से कर सकते हैं। किस पानी का उपयोग, वर्षा के पानी का उपयोग जो है बाद में आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन जो है क्या है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जो जनसंख्या संगठन है ये क्या करता है, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। किसको, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अर्थात जो है किस देश की जनसंख्या में, अर्थात जो किसी देश है, कोई जो देश है उसकी जनसंख्या में आयु वर्ग जो है, लिंग, साक्षरता दर, स्तर से स्वस्थ दशा होती है तथा व्यवसाय तथा आय के स्तर को कहता है आधार पर भी स्थित होती है। तो जनसंख्या जो संगठन होती है किस पर होती है, स्वास्थ्य के दशा पर भी, व्यवसाय के भी, और जो आय है उस पर भी क्या होते हैं ये संगठन होते हैं। निश्चयवाद एवं जो है क्वेश्चन क्या है कि निश्चयवाद एवं जो संभावनावाद के में अंतर डालना है। निश्चयवाद क्या है और संभावनावाद क्या है, इस पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो निश्चयवाद
निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार, जो निश्चयवादी विचारधारा है उसके अनुसार जो मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप, जो मनुष्य है उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को मतलब पर्यावरण नियंत्रित करता है। क्या होता है निश्चयवाद में, जो क्या करता है निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार यदि हम देखेंगे, निश्चयवाद जो है उसके विचारधारा के अनुसार देखेंगे तो अनुसार जो है मनुष्य के प्रत्येक जो क्रियाकलाप होते हैं, मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप यानी कह सकते हैं मनुष्य का पूरा कार्य, जो भी कार्य होता है उसको कौन पर्यावरण, ठीक है, क्रियाकलाप को पर्यावरण क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला टॉपिक है संभावनावाद, ठीक है। संभावनावाद क्या है, संभावनावाद के अनुसार, इसके अनुसार संभावनावाद के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करने में, पर्यावरण में क्या करने में, पर्यावरण में परिवर्तन करने में बड़ा क्या असमर्थ करने में समर्थ है, तथा वह जो है प्राकृतिक दत्त जो है अनेक संभावनाओं को, जो संभावना उसके अपने संभावना का जो है अपने लाभ के लिए इच्छा अनुसार प्रयोग करते हैं। अपनी संभावना को जो क्या करते हैं अपने लाभ के लिए जो है अपने मर्जी से जब उसको चाहिए होता है तब उसको क्या होता है वो लाभ में, यानी उसको क्या प्रयोग में लाता है या अपने क्रियाकलाप में लाता है, उससे क्या होता है काफी मात्रा में वो लाभ भी कमाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन कितना चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखे। भूमध्य सागर जो है उसके कृषि के महत्व को लिखना है। किसके, भूमध्य सागर जो है उसके जो कृषि है उसके महत्व को लिखना है। तो भूमध्य सागरीय कृषि बोला सर्व बोला क्या विदित है। भूमध्य सागरीय जो कृषि है क्या सर्व विदित है, ठीक है। खाद्य फसलों के उत्पादन से, किससे लेकर, खाद्य फसलों के उत्पादन से लेकर, कहां से लेकर, खाद्य फसलों के उत्पादन से लेकर बोला क्या जैतून, अंजीर और जो है क्या बोला खजूर जैसे फसलों की बोले खेती को लेकर, खेती से लेकर जो है फसलों और सब्जियों की खेती तक जो है भूमध्य सागर कृषि में क्या होता है सब कुछ क्या है। भूमध्य सागर जो है उसमें क्या क्या है, तो बोला फसलों के उत्पादन से लेकर जो है क्या जैतून, अंजीर, बोला खजूर की खेती, ठीक है, यहाँ से लेकर सब्जियां की खेती, सभी के सभी जो है किसने, भूमध्य जो सागर है वहाँ में क्या है सब कुछ उगाए जा सकते हैं और सब कुछ क्या होता है उसका सब कुछ जो है उनकी भूमि में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है उत्पादन होती है। ठीक है, इन क्षेत्र में उगाए जाने वाले सबसे जो है महत्वपूर्ण फसल क्या, गेहूँ। बोला क्या, भूमध्य जो सागर है वहाँ की जमीनों में उगाए जाने वाले या वहाँ के जमीनों में उगाए जाने वाली खेती होगा सबसे ज्यादा मात्रा में जो खेती है क्या है, गेहूँ। क्या है, गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ फसल है, ठीक है। बोला निर्वाह और जो है नकदी फसलों की खेती, बोला व्यापार, ठीक है, और जो है बोला गहन उत्पादन के साथ की जाती है। किसके साथ, जो इसमें निर्वाह और जो है तकनीक निर्वाह और जो नकदी फसल है उसकी जो खेती व्यापक रूप से गहन किया जा सकता है। ठीक है, अगला है ऊर्जा के क्वेश्चन है, ऊर्जा के दो नवीनीकरण स्रोत का उल्लेख कीजिए। ऊर्जा जो है उसके दो नवीनीकरण स्रोत जो है उसका हमें क्या उल्लेख करना है, उसको हमें डिफाइन करना है। ठीक है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो नवीनीकरण ऊर्जा होता है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। नवीनीकरण जो ऊर्जा होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जो प्राकृतिक है उसके स्रोत से प्राप्त होते हैं। जो नेचर है उसके हम लोग क्या स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। जो खपत की तुलना में अधिक, ठीक है, दर पर जो है क्या होती है पुनः पूर्ति की जाती है। जो खपत की तुलना में, किसकी तुलना में, जो खपत की तुलना में अधिक दर पर जो क्या होती है, अधिक दर पर जो है क्या पुनः पूर्ति की जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा ऐसे स्रोत है, जो सूर्य का प्रकाश है और जो हवा हमारे ऐसे ही स्रोत है जो लगातार पुनः पूर्ति किया सकती है। और चाहे हम जितना पुनर्वृत्ति क्यों ना करें, जो कभी ना खत्म होने वाला क्या है, जो है ये कभी ना खत्म होने वाला क्या नवीनीकरण और नवीनीकरण स्रोत। ठीक है, भारत के 4 जो है सूती वस्त्र जो है, बोला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का हमें नाम लिखना है। भारत में ऐसे 4 सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो चलिए देखो, चेन्नई हो गया, बोला क्या तिरुनेलवेली हो गया, मदुरै हो गया, और क्या तूतीकोरिन हो गया, और क्या हो गया मतलब हो गया। इस तरह से बहुत सारे क्या है शहरों के नाम है यहाँ। आप इनमें से कोई भी 4 शहर जो है उसका नाम लेके आप लिख सकते हैं। कोई भी 4 शहरों का नाम हम क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सबके सब जो शहर कहाँ के लिए, तो सूती वस्त्र जो है सूती वस्त्र के उद्योग के लिए क्या ये मतलब क्या। देखो, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, जो मानव है उसके विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मानव विकास वह प्रक्रिया है, क्या होना है कि मानव विकास वह प्रक्रिया है या मानव विकास वह सिस्टम है जो व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता में, जो व्यक्ति होता है उसकी वास्तविक स्वतंत्र में वृद्धि करती है। जो व्यक्ति होती है
वो जो क्या उसकी जो वास्तविक स्वतंत्र होती है, जो वास्तविक जो होता है मस्तिष्क जो है उसके स्वतंत्र को क्या वृद्धि करती है। इसका उद्देश्य है लोगों की लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करना। क्या करना है, जो मानव विकास है उसका एक ही उद्देश्य है, लोगों को जो लंबी, ठीक है, और स्वस्थ आयु प्रदान करना, लंबी आयु प्रदान करना और लंबी स्वस्थ प्रदान करना, ठीक है, के अवसर पर जो प्रदान करना है, और ज्ञान प्राप्ति के अवसर पर जो है और वांछनीय जीवन स्तर है, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्ति के देखेंगे वांछनीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक जो है व्यापार संतुलन क्या है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है, अगर किसी देश का आयत, जो कोई देश है जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, जापान है, इंडिया है, और भी जो अन्य देश है, यदि कोई भी देश अगर किसी देश का आयत मूल्य उनके केवल निर्यात मूल्य से अधिक होता है, कोई भी देश है उसका जो आयत मूल्य होते हैं निर्यात मूल्य से क्या अधिक होता है, तो उस देश का, ठीक है, व्यापार संतुलन जो है ऋणात्मक अथवा जो है प्रतिकूल कहलाता है। तब कहलाता है, और किसी देश का आयत मूल्य जो होता है, किसी देश जो उसका जो आयत मूल्य होता है बोला क्या निर्यात मूल्य से अधिक होता है, निर्यात मूल्य से अधिक होता है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं उस देश का जो व्यापार संतुलन है वो क्या ऋणात्मक अवस्था, ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल कहलाता है। क्या कहता है, ऋणात्मक अथवा जो प्रतिकूल हम लोग कहला सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रमुख जो है लोहा इस्पात केंद्र कौन कौन से है भारत में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछेंगे, आपसे जो है भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र कौन कौन है। भारत के प्रमुख लोहा इस्पात जो केंद्र है वो कौन कौन से है, उसको हम लोग डिफाइन करना है। आइए हम लोग जानते हैं, तो देखो क्या भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, वर्णपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, ठीक है, बोला क्या राहुल केला हो गया, और क्या बोकारो हो गया, जैसे जो है सभी महत्वपूर्ण इस्पात जो है केंद्र बोला क्या चारों राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर क्या अवस्थित है। इन चार राज्यों पर क्या है जो लोहा के प्रमुख जो है भारत के प्रमुख लोहा इस्पात क्या केंद्र इन चार राज्यों में स्थित है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, पहले जो क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे 11 में चलेंगे, ठीक है। जो आपका खत्म हो चुका है वो चलेंगे पेज नंबर 2 में। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, जो है आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर कहाँ से मिलेगा 11 से क्वेश्चन नंबर आपको जो है 20 तक पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। उसका फिर तीसरा पेज में चलेंगे जिसमें आपको क्या मिलेंगे पढ़ने को, जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्यारे साथियों एवं भाइयों, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है, जो प्रत्येक जितना सारा हम क्वेश्चन दिए सभी के सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें और सभी के सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में एक साथ साथ जो है नोट करते रहिए, ठीक है। आप यदि इन क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, 200 का टारगेट दिया है, यहाँ आपको जो 30 क्वेश्चन मिलेंगे बाद में, और जो है नेक्स्ट वीडियो में 30 करके आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मैंने जो 200 का जो टारगेट दिया है इसी में से सारा का सारा सब्जेक्ट आपको पूछे जाना है, तो जाना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे आएंगे, ठीक है। मैं यह जो है आपको जो बोल रहा हूँ गारंटी जो ले रहा हूँ, ये 1 साल का अनुभव से नहीं बल्कि 6, 7 साल 8 साल का अनुभव से बता रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि पूछेगा भी, क्योंकि आपकी तो डबल क्वेश्चन का जवाब देना है, डबल क्वेश्चन में से आधा का जवाब देना है, तो उनमें से आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो पहले आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम बताएं। आर्थिक भूगोल के क्या है उसके 2 उप क्षेत्र जो है उसका आपको क्या है नाम बताएं। किसके आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र जो है उसका नाम बताएं। तो आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र है संसाधन भूगोल, पहला क्या हो गया संसाधन भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और पर्यटन भूगोल, ठीक है। क्या हो गया 2 ही बताना आपको, तो हम क्या संसाधन भूगोल बता दिए, कृषि भूगोल बता दिए, पर्यटन भूगोल बता दिए, ठीक है। यहाँ आपको उद्योग भूगोल भी आ सकता है, विज्ञान भूगोल भी आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल भी आ सकता है। इनमें से कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, आयु संरचना का क्या महत्व है। जो आयु है, आयु संरचना का क्या महत्व है। अगला सवाल आपका जो है आयु संरचना का क्या महत्व है, ठीक है। सीधा सा सवाल है, बहुत इजी है। तो आयु संरचना का, ठीक है, बोला कि आयु संरचना यानी जनसंख्या जो है, आयु संरचना जनसंख्या की प्रजनन क्षमता के बारे में भी जानकारी प्रदत्त करती है। ये क्या कहते हैं, आयु संरचना होती है ये जनसंख्या प्रजनन क्षमता के बारे में, जनसंख्या प्रजनन क्षमता जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन बोला क्या आबादियों में प्रजनन वर्ष में व्यक्तियों का अनुपात बोला अधिक होता है, वे स्वाभाविक, ठीक है, रूप से जो है अधिक
क्या संतान पैदा कर सकती है। स्वाभाविक रूप से क्या होता है, अधिक से अधिक जो है क्या संतान पैदा कर सकती है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, बोले जिसमें जनसंख्या वृद्धि में योगदान मिलता है, जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें क्या योगदान मिल सकता है। मानव भूगोल को परिभाषित करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल क्या है, उसको डिफाइन करना है या उसको परिभाषित करना है। तो मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल के ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो नहीं बताया है। मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल क्या है, भूगोल की वह प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल जो है क्या, भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति, जिसके अंतर्गत जो है किसकी उत्पत्ति से, मानव जो है उसकी उत्पत्ति से, जिसके अंतर्गत जो मानव की उत्पत्ति से बोला लेकर जो है वर्तमान समय तक, मानव की उत्पत्ति से लेकर कहाँ तक, अभी के अभी वर्तमान समय तक, कहाँ तक, वर्तमान समय तक, ठीक है। तो उसके जो पर्यावरण के साथ जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध जो होता है, जो रिलेशन होता है, उसका क्या था, इसमें अध्ययन किया जाता है। क्या होता है, पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसको इसमें क्या था, मतलब जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका जो है नंबर 12 में, भारत के दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम है। भारत के जो भारत के जो है दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो है अड्डा, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, मानव विकास से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, ठीक है। जन्म दर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जन्म जो दर है क्या होता है, जन्म दर क्या है, ठीक है। तो जन्म दर किसी दी गई जनसंख्या में, जन्म दर जो है किसी दी गई जनसंख्या में व्यक्तियों के जन्मों का अनुपात बोला है। जन्म जो है, जन्म जो दर होता है क्या होती है, किसी दी गई जनसंख्या में, किसी दी गई जनसंख्या में व्यक्तियों के जन्मों का अनुपात है। व्यक्ति जो उसके जन्मों का क्या अनुपात है, इसके एक जो है क्या वर्ष में जनसंख्या के, इसके क्या बोला है, इसके एक वर्ष में जनसंख्या के प्रत्येक 1000 सदस्यों के लिए, किसके प्रत्येक 1000 सदस्यों के लिए, ठीक है, लिए जो है जन्मों की संख्या जो है की गणना करके जो है मापा आता है, ठीक है। उसकी गणना करके क्या था, उसको मापा जाता है, एक वर्ष में कितने लोग क्या हुए इसमें करते हैं, ठीक है। साक्षरता दर क्या है उसको परिभाषित करना है, क्या करना है आपको, साक्षरता दर क्या है उसको परिभाषित करना है, किसको, साक्षरता दर को इसमें क्या ना आपको परिभाषित करना है। तो साक्षरता दर, ठीक है, किसी दिए गए बोला आयु वर्ग की बोला आबादी के प्रति, ठीक है, प्रतिशत से बोला क्या परिभाषित होती है। साक्षरता जो दर होते हैं क्या होते हैं, किसी दिए गए आयु वर्ग की, किसी दिए गए जो आयु वर्ग है उनकी आबादी के प्रतिशत से परिभाषित है। मान के चलो युवा अवस्था के कितने प्रतिशत है, उसकी आबादी कितना बढ़ा, जो बच्चे हैं उसकी क्या मतलब जो है उसकी आबादी कितना बढ़ा, या बुढ़ापे की कितना बढ़ा, ये क्या है एक समूह को इसको क्या है इसको परिभाषित करती है, ठीक है। जो पढ़, ठीक है, जो पढ़ और लिख सकते हैं, जो पढ़ और लिख सकते हैं वह साक्षरता दर 15 वर्ष की और जो है उससे अधिक आयु के लोगों के लिए होती है। किसके लिए, वैसे साक्षरता दर जो होते हैं 15 वर्ष और या उससे जो अधिक होते हैं उसके लिए क्या होती है, युवा साक्षरता दर जो है कितना 15 से 24 वर्ष की आयु के लिए लोगों के लिए होती है। जो युवा साक्षरता दर क्या होती है 15 वर्ष से कहाँ तक 24 वर्ष के लिए होती है, और जो बुजुर्ग होते हैं 65 वर्ष से और अधिक, ठीक है, जो लोगों के लिए होती है, इसलिए बुजुर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है सामूहिक कृषि कैसे की जाती है। सामूहिक जो कृषि होती है यह जो है कैसे की जाती है, किसके बारे में, सामूहिक कृषि के बारे में। सामूहिक जो कृषि होते हैं यह कैसे की जाती है ऐसे समझना है, ठीक है। तो सामूहिक कृषि ऐसे कृषि को कहते हैं, जो सामूहिक कृषि होते हैं इस प्रकार की फसल को या इस प्रकार से कृषि करने की विधि को कहते हैं जिसमें कई किसान जो है मिलकर भागीदारी से, जिसमें कई किसान जो है मिलकर भागीदारी से क्या कोई जो है खेती करते हैं, या कोई जो है हम लोग क्या होता है मतलब कई किसान जो है 8-10 किसान एक साथ मिलकर जो है कोई फसल को उगाते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, सामूहिक कृषि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बोले सामूहिक कृषि कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देखा जाए, सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान जो है मिलकर भागीदारी से बोला कहीं बोला उद्योग का निर्माण चलाते हैं, या उद्योग चलाते हैं, या कृषि उद्योग चलाते हैं, या फिर कह सकते कृषि को कोई कार्य करता है, या फिर कोई किसान जो एक साथ जो है छोटा जो मोटा जो क्या है कोई उद्योग चलाते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म चलाना, ठीक है, छोटा मोटा जो कि जैसे पोल्ट्री फार्म चला, बकरी जो है पालन करना या गाय पालन करना, इस तरह से जो है क्या करता है, या कपड़े की दुकान चलाना, इस तरह से छोटा सा शॉप चलाता है या छोटा सा उद्योग करता है, ठीक है। क्वेश्चन 19 है सड़क परिवहन के लिए दो, सड़क परिवहन जो है उनकी के लिए दो समस्याओं का उल्लेख करना है, किसके बारे में, जो सड़क परिवहन है उनमें उस समस्या का जो है क्या है, सड़क परिवहन की दो समस्या को हमें क्या है उल्लेख करना है, ठीक है। कितनी समस्या, दो समस्या। तो सड़क के निर्माण पर जो है पूंजियों को, किसके, सड़क के निर्माण पर जो है पूंजी को अधिक व्यय होता है, बोला सड़क के निर्माण जो है, सड़क के निर्माण पर जो पूंजी को हमारा जो पूंजी होता है, ठीक है, क्या है अधिक से अधिक रुपया लगता है, क्या अधिक से अधिक पूंजी लगता है यानी अधिक से अधिक रुपया लगता है,
ठीक है। कच्ची सड़कें दुर्घटनाओं का जो है कारण बनती है। सबसे पहले क्या हो गया कि कच्ची जो सड़कें होती है सबसे ज्यादा दुर्घटना का जो कारण बनती है, क्या बनता है, कच्ची सड़कें बनती है। कच्ची सड़कें ही जो है सबसे ज्यादा दुर्घटना जो है उसका क्या होता है, कारण बनती है। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा क्या, सड़कों निर्माण पर अधिक पूंजी लगती है, इसलिए क्या होता है, समस्या है, ये भी एक समस्या है कि सड़क का निर्माण करने में ज्यादा से ज्यादा रुपया लगता है, उतना का बजट जो उतना रुपया का बजट जो है नहीं हो पाता है। दूसरा क्या हो गया, कच्ची सड़क से जो है ज्यादा क्या हादसे होती है, ज्यादा लोगों के क्या एक्सीडेंट होती है और लोग मारे जाते हैं। ठीक है, सवारी पतन क्या है, क्वेश्चन है कि सवारी पतन क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। सवारी पतन क्या है, इसके कितना उदाहरण देना है, आपको दो उदाहरण देना है। तो वे पतन जहां से दूसरे देशों के लिए, वे पतन जहां से दूसरे देशों के लिए यात्रियों को ले जाया जाता है। ठीक है, वे पतन जहां से दूसरे देशों के लिए यात्रियों को ले जाया जाता है अथवा जो है दूसरे देश के यात्रियों को फिर लाया जाता है। यानी कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो है दूसरे देश के लिए जो है यात्रियों को दूसरे देश के लिए, जैसे भारत देश है, भारत से मान के चलो क्या नेपाल, यहाँ से जो है व्यक्ति को यहाँ ले जाया जाता है और यहाँ से जो है यहाँ लाया जाता है। इस प्रकार जो है सवारी को हम क्या, इस प्रकार जो सवारी होता है उसको हम क्या, सवारी पतन कहलाते हैं। इस प्रकार की सवारी को हम क्या कहते हैं, सवारी पतन कहलाता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना फिर वहां से लेके आना, इस प्रकार जो सवारी, इस प्रकार जो क्या सवारी होगा इसको हम क्या बोले, सवारी पतन कहलाएंगे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू क्या पोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट हो गया, और क्या नवी मुंबई हो गया जिसको महाराष्ट्र में, और जो है क्या पोर्ट ऑफ मुद्रा, ठीक है, चौक हो गया जो गुजरात में, क्या इसके क्या यानी सवारी पतन के उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों जो है आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो है क्वेश्चन आपको यहाँ जो है इस वीडियो में आपको 30 दूंगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको होने वाला है, तो 30 क्वेश्चन अभी आप लोग का नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको जो 20 क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है, इस तरह से जो है आपका नेक्स्ट जो वीडियो होंगे, नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस जो है उसमें भी आपको क्या मिलेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको 20 जो है टॉप जो है आपको क्या मिलेंगे, टॉप जो है 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो है आपको ऐसा क्वेश्चन है देखने को मिलेगा जो सीधे और सीधे जो है एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपके आज की जो क्लासेस है आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय जो है कितना देखना, 200 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, लघु उत्तरीय का जो है जितना हम 200 क्वेश्चन देते हैं उसको यदि आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप, ठीक है, इस योग्यता बन जाएंगे, यानी सब्जेक्ट क्वेश्चन की उस योग्यता आप बन जाएंगे। ठीक है, और इस लायक बन जाएंगे, यानी कह सकते हैं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, यानी सभी के सभी क्वेश्चनों को जवाब देने का आप लायक बन जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका रखा गया है, टारगेट जो 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टारगेट रखा गया। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक बुक से जो आपको 700 मोस्ट और टॉप जो है 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो सीधे और सीधे आपके बोर्ड लेवल में बनने की पूरी संभावना है, जो बोर्ड लेवल में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आप यदि इन 700 का तैयारी कर लेते हैं, जिन सब्जेक्ट का, ठीक है, 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूंगा वो यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको निश्चित रहना है। ठीक है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उनमें से आप जो है 50 का 50 आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास होते हैं हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगला क्लास हम करेंगे जल्द, अगले दिन तो नहीं, अब अगला जो है क्या नहीं हो चुका आपका जो है होम साइंस हो चुका है, उसका भूगोल हो चुका है, अगला जो आपका हिस्ट्री का क्लास होने वाले हैं। हिस्ट्री का जो है टॉप हम लोग क्या देखने वाला है, 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ फिर अगला सब्जेक्ट, इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का 20-20 करके देखते रहेंगे और पूरा का पूरा सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास होता है विराम। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन।